हेलो, वेलकम बैक यूट्यूब माय चैनल। क्लास 7 का आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, वो जल और जंगल पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पूरी जल और जंगल का सारा क्वेश्चन आंसर डील करेंगे। पूरा A to Z समझेंगे कि क्लास 7 में जल और जंगल के रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। में जानेंगे कि जल आखिर दिया हुआ है तो क्यों दिया है। देखो, यहाँ पे जल जो होता है हम लोगों के लिए, अगर जल को देखा जाए तो ज़्यादा मात्रा में पीने की जल उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसका अधिक दोहन करते हैं। जल को ठीक समय पे सही जगह उपयोग वाले को जितना हो सके हम लोग बर्बाद ना करें। इस तरह के बहुत सारे सुझाव भी मिलते हैं, बहुत सारे बुक में लिखा जाता है कि जल का कम प्रयोग करें, जितना ज़रूरी हो उतना ही करें, उससे ज़्यादा ना करें और उसका दोहन ना करें। जल ऐसे समझाने के लिए सरकार या तो 22 मार्च को जल का दिवस भी मनाती है, जिससे कि उसमें समझा जा सके कि जल का दुरुपयोग नहीं किया जाए। इसके वजह से सरकार 22 मार्च को जल दिवस मनाती है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये जो जल है, ये देख रहे हो, भौम जल, बाष्प संघनन और बादल, बाष्पोत्सर्जन और वर्षा। तो सबसे नंबर पहले पे है भौम जल। और ये क्या होता है, देखो, जैसे हमारे पृथ्वी है, उसके नीचे सबसे पहले काम क्या होता है, इसके अंदर जब हम लोग पाइपलाइन डालते हैं या फिर नल किसी चीज़ के लिए, तो हम लोग ये जो जल की मात्रा है उस लेयर के हिसाब से होता है। जब उसके नीचे पाइप डालते हैं तो कभी होता है कि 80 फीट, 120 फीट या फिर 180 फीट, इस तरह के पाइप नीचे डालने के बाद हमको जल मिलता है। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही लेयर नीचे जा रहा है। तो अभी देख लेते हैं, फर्स्ट में भौमजल स्तर का मतलब होता है जो हमारे नीचे यानी कि पृथ्वी के अंदर की जो जल है ना, उसके अंदर की जो जल है उसके बारे में हम लोग बोलते हैं कि भौमजल। वाष्प उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि नदियों और तालाबों में जो जल होता है, नदियों और तालाबों में जो जल होता है, जो वाष्प क्रिया के द्वारा यानी कि सूरज की उपस्थिति में सनलाइट के द्वारा वाष्प यानी गर्म होकर वो फिर कहाँ जाता है, ऊपर। और 3 नंबर में संघनन की क्रिया करने के बाद, चौथा में वो बादल से, फिर 5वां में बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा नीचे आता है। यानी कि ये जल चक्र की तरह काम करता है। पहले तो ये ज़मीन के अंदर थी, नदी तालाब में, उसके बाद ये गर्म होकर फिर ऊपर उठा बाष्पोत्सर्जन क्रिया होने के बाद, और ये फिर बादल बनकर फिर नीचे बरस गया। इसी तरह से जल की क्रिया चलती रहती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है भूमिगत जल, एक महत्वपूर्ण स्रोत। यानी कि भूमिगत जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है ना, ये हम कुछ पॉइंट लिख रखे हैं सारे बुक की, है ना, जिसमें हम लोग सारे बुक की जो पूरी चैप्टर है इसकी, जल और जंगल की, सारे पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। पहली पॉइंट है कि भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कैसे? तो भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि बारिश का जल हम लोग तो बचा के रखते नहीं हैं। ऊपर से जब बारिश होती है तो ये मिट्टी के अंदर रिसाव होकर अवस्थित हो जाती है। और दूसरा पॉइंट है कि भौमजल, जलभर तथा भौमजल स्तर। अब ये भौमजल स्तर क्या होता है, वही जो बारिश यानी कि जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ जल होता है। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि जब बारिश बहुत दिनों तक नहीं होती है तो कहीं कहीं दरारें पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम मिट्टी को खोदते हैं या फिर उसके अंदर पाइप डाला जाता है जिसमें नल वगैरह, उसमें तो हम लोग नीचे से जल की निकालते हैं। भौमजल स्तर का गिरना, अब ये है कि ये तो हम जान गए कि भौमजल स्तर होता क्या है। वो उसका स्तर जिसमें जितना भूमि के अंदर जितना जल हो उसी को हम लोग भौमजल स्तर बोलते हैं, उसका नीचे होना, ऊपर बढ़ना। लेकिन हमको पूछा गया है किताब में कि भौमजल स्तर का नीचे गिरना यानी कि उसकी गिरावट या उसमें कमी कैसे होती है। तो भौमजल स्तर का नीचे गिरने का मतलब होता है कि जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं, जितना हमको चाहिए उससे कई ज़्यादा निकाल लेते हैं, नहाने 1 बाल्टी से, नहाए 2 बाल्टी से, जिस कारण से जल का दोहन होता है। और इसका मेन कारण यह भी है जनसंख्या में वृद्धि होना। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण भूमजल स्तर नीचे गिर गया है। जल प्रबंधन क्या है, अब देखो, ये जो नीचे गिरा जल स्तर, जो नीचे गिरा, उसको अब प्रबंधन का मतलब होता है उसको सुरक्षित करना। यानी कि जो जल स्तर नीचे गिर गया है उसे हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो बहुत सारे नियम बताए गए हैं कि जल का मतलब, जैसे हम लोगों को फसल बोने के लिए जल की ज़रूरत होती है, तो उसमें क्या पहले होता था, हम लोग एक नाला बना लेते थे और उसमें जल डाल देते थे और वो धीरे धीरे जाते रहता था। तो उसमें हम अगर पाइप का यूज करें, पाइप नलकूप का, जिसमें, और एक होता है ड्रिम्पल सिंचाई, वो उसका ड्रिम्पल सिंचाई जो होता है जिसमें पाइप द्वारा लगे रहते हैं और फसल में सिंचाई करते हैं,
तो वो बूंद वाला जो सिंचाई होता है उसका प्रयोग अगर हम कर लें, जिसमें कम मात्रा में जल में फसल उपज जाए, वे उस तरह का प्रबंधन करके हम लोग जल की सुरक्षित कर सकते हैं, जल को कम मात्रा में यूज करें। जल प्रबंधन का यही मतलब होता है कि हम जल को कितने कम यूज करें और कितनी कम से कम जल में हम अच्छी फसल उपजा लें, यही उसका जल प्रबंधन का मतलब होता है। उसके बाद है वन में खाद्य श्रृंखला। हमने पढ़ा था कि जल और जंगल, जिसमें हमने जल के बारे में तो समझ लिया कि जल को कम उपयोग करना चाहिए, जल को ज़्यादा व्यस्त नहीं करना चाहिए, जल बर्बाद नहीं करना चाहिए, जिसका जल दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके लिए कि इसको कम बर्बाद किया जाए, इसके लिए सरकार ने जल दिवस भी मना दिया 22 मार्च को। भूमजल, वाष्प संघनन, बादल, भस्मोत्सर्जन, वर्षा, इस सारे के बारे में पढ़ लिए। लेकिन अब हमको पढ़ना है जंगल के बारे में। जंगल में क्या होता है? जंगल हमारे यहाँ भी है और हमारे देश में जंगल है, जिसमें वन के लोग वन जो जिसमें जानवर वगैरह, पक्षी, पशु ये सब रहते हैं, तो जंगलों में ये सब अपना जीवन यापन करते हैं। अब ये है कि वन में खाद्य श्रृंखला है ना, तो उसके रहने के अतिरिक्त उसमें खाद्य श्रृंखला का कहने का मतलब होता है जैसे जानवरों को, उसमें बहुत सारे के जानवर या फिर कीट, पक्षी, जानवर, अन्य सभी पशु पक्षियाँ रहते हैं जिनका अलग अलग खान पान होता है। लेकिन उस जंगलों में भी खाद्य श्रृंखला बनाया गया है कि घास को कीट खाएगा और कीट को मेढक, उसके बाद उसे क्या खाएगा? गरुड़ खाएगा। जिस तरह से घास को कौन खाएगा? हिरन, और उसके बाद उसको बाघ खाएगा। किसको? घास को खा रही है हिरन, हिरन को खा रही है बाघ। यानी कि ये एक तरह के खाद्य श्रृंखला है, जो अगर ये सिस्टमलाइजेशन अगर गलत हो जाए या फिर इसमें से एक को हटा दिया जाए तो ये यहाँ पे खाद्य श्रृंखला खराब हो जाएगी। खाद्य श्रृंखला का क्या हो जाएगा? दोहन हो जाएगा। इसी तरह से हमारे लिए जो प्राकृतिक ऑक्सीजन या फिर हमें कहे तो ऑक्सीजन और ये नीचे कहे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कैसे बैलेंस करके रखते हैं? तो जैसे कि ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है? जंतु, अब ऑक्सीजन क्या कर रहा है? जंतु ले रहा है, और वो क्या छोड़ रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर रिसाइकिल कौन कर रहा है? तो पादप, जिसमें पादप में क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं, जो उसको रिसाइकिल करके फिर ऑक्सीजन बना देते हैं। ऑक्सीजन बनाने के बाद फिर जंतु ग्रहण करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना छोड़ते हैं, और फिर पादप क्या करता है? उसे ऑब्जर्व करके फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इस तरह से हमारे मतलब जीवन में ये ऑक्सीजन का जो है परिवहन होते रहता है। चलिए अब इस जल और जंगल चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में सत्य अथवा असत्य, है ना, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें सत्य और असत्य बनाना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का, वर्षा जल का चरम स्रोत है, यानी कि वर्षा जो है जल का चरम स्रोत है। तो ये सही बात है कि वर्षा जो है जल का क्या है? चरम स्रोत है। वर्षा जो है जल का चरम स्रोत है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसका जो जवाब देना है सत्य और असत्य में देना है। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि नदियों का जो जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें क्या होता है कि नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन, ऐसा कोई बात नहीं है। बारिश का जल से भी सिंचाई हो सकती है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? असत्य देंगे। क्या देंगे? असत्य। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। शहरी क्षेत्र के लोग भी जल की कमी की समस्या का सामना करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? इसका भी हम लोग आंसर जो देंगे असत्य देंगे। भौम जल स्तर की ये दूसरी प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश प्रथा डैश का उपयोग होता है। तो भौम जल स्तर को प्राप्त करने के लिए हमें नलकूप प्रथा और क्या होता है? कुआं का उपयोग होता है। ठीक है। जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? तो जल की 3 अवस्थाएं होती है बर्फ, और दूसरी जल, और तीसरी होती है वायु। भूमि की जल धारण करने वाला परत क्या कहलाती है? तो भौम जल स्तर कहलाती। क्या कहलाती है? भौम जल स्तर।
भौम जल स्तर कहलाती है। अब इसकी लॉन्ग क्वेश्चन जो हमको करेंगे वो अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अगर आपको ये सारी समझ में आ गया होगा जल और जंगल चैप्टर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसमें अगर कुछ त्रुटि बुझा रहा है तो मुझे कमेंट करके बोलें, मैं और सुधारने की कोशिश करूँगा। और अगली वीडियो आने तक